Hi everyone, this is Ravi Chandel and I will teach you again chapter first, number system. So yesterday we discussed a lot of topics about the Euclid division lemma and the number of example and the number of questions. तो आज हम थोड़ा सा आगे बात करते हैं और आगे बात करने में जो टॉपिक हमारा जो आज का रहेगा वो सम वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द एचसीएफ और एलसीएफ। तो हम कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद हम ये समझेंगे और ये देखेंगे कि हम वर्ड प्रॉब्लम्स जब सॉल्व करते हैं तो वहाँ पर हम एचसीएफ और एलसीएफ को कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्या बोल रहा है, उसको कैसे समझना है और क्वेश्चन को आगे कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करके देखते हैं। तो देखिए जो क्वेश्चन है वो हमारे बोर्ड पे है। पहला क्वेश्चन हमारा ये है, a sweet seller has 420 Kaju Barfis and 130 Badam Barfis. He wants to stack them in such a way that each stack has same number and they take up the least area. Okay? What is the number of Barfis that can be set in each stack? तो हमें यहाँ पर क्या पता करना है? यहाँ पर हमें ये पता करना है कि नंबर ऑफ बर्फीज कितनी होगी। तो अब बर्फीज में दोनों तरीके की बर्फी शामिल की गई है। काजू की बर्फी भी शामिल की गई है, काजू की बर्फी भी शामिल की गई है और बादाम की बर्फी भी शामिल की गई है। तो हम पहले काम करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले समझ लेते हैं कि पूछ क्या है। तो पूछने के लिए देखिए क्या बोला, व्हाट इज द नंबर ऑफ बर्फीज। तो नंबर ऑफ बर्फीज के बारे में पूछा है। कैन बी सेट इन ईच स्टैक, एक सिंगल स्टैक में कितनी नंबर ऑफ बर्फीज, या कह सकते हैं कि एक सिंगल स्टैक में कितनी बादाम और काजू की बर्फी मैक्सिमम से मैक्सिमम आ सकती है। मैंने बताया था कि क्वेश्चन में एक कीवर्ड होता है जिसे हमें उसे पकड़ना पड़ता है कि उस क्वेश्चन में हमें एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ निकालना है। तो देखिए यहाँ पर ये तो दे रखा है लीस्ट, तो लीस्ट का मतलब तो हुआ कम से कम। तो कम से कम एरिया का मतलब अब यहाँ तो ऐसे में समझना चाहिए कि यहाँ पर हमें एलसीएम निकालना है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ एलसीएम नहीं निकालेंगे, यहाँ हम एचसीएफ ही निकालेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि जो बोल रहा है लीस्ट एरिया का जो मतलब यहाँ पर निकल के आ रहा है वो ये आ रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फीज, जिसमें काजू की बर्फी भी इन्वॉल्व है और बादाम की बर्फी भी इन्वॉल्व है। तो यहाँ पर हम जो फाइंड आउट करेंगे वो क्या फाइंड आउट करेंगे, एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे। ठीक, आगे देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले हम काम ये करते हैं, टोटल ऑफ बर्फीज निकालते हैं। टोटल ऑफ बर्फीज निकालने के लिए लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ बर्फीज is equal to 420 plus 130, that is 520 टोटल। ठीक, अब उसके बाद हम क्या करते हैं, टेकिंग एचसीएफ of 420 and 130। सेम वही प्रोसीजर जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि एचसीएफ कैसे लॉन्ग डिवीजन मेथड से फाइंड आउट करते हैं, उसी तरीके से फाइंड आउट करना है। 130 420 डिवाइड बाई 130, तो उसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने में 3 टाइम्स ही जाएगा, कितना आएगा आपका 30। ठीक, अगेन 130 120 10 डिवाइड करेंगे 30 को, कितना आ जाएगा 3 टाइम्स से डिवाइड होगा, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0। जब रिमाइंडर हमारा पास 0 आ जाएगा तो प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो एचसीएफ निकल के आएगा हमारा, एचसीएफ ऑफ 420 एंड 130 इज 10। तो ये जो 10 है यही हमारे क्या होंगे, टोटल नंबर ऑफ बर्फीज। मतलब टोटल नंबर ऑफ बर्फीज का मतलब ये है कि एक स्टैक में हम मैक्सिमम से मैक्सिमम 10 बर्फीज को, जिसमें काजू की बर्फी और बादाम की बर्फी दोनों शामिल है, सेट कर सकते हैं। अब अगर ये पूछा जाता है क्वेश्चन में, थोड़ा क्वेश्चन को थोड़ा सा और समझ लेते हैं कि अगर इस क्वेश्चन में एक स्टेप और बढ़ा दिया जाए कि नंबर ऑफ स्टैक्स कितने होंगे, तो नंबर ऑफ स्टैक्स को पता करने के लिए हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बर्फीज होनी चाहिए। तो टोटल नंबर ऑफ बर्फीज हमारी कितनी है 520, और नंबर ऑफ स्टैक्स हमें पता करने तो टोटल नंबर ऑफ बर्फीज हमारी कितनी 520।
और एक स्टैक में हमारी जो फीस है वो कितनी है 10, तो नंबर ऑफ स्टैक्स कितने होंगे, तो नंबर ऑफ स्टैक्स इज इक्वल टू 520 डिवाइड बाई 10, 52 स्टैक। कितने स्टैक्स होंगे हमारे पास, 52 स्टैक। आई थिंक सभी को क्लियर होगा, ठीक। अब हम आगे बात करते हैं कि जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि वर्ड प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे, तो वर्ड प्रॉब्लम मैंने आपको एचसीएफ पे सॉल्व करके दिखाई। अब हम एक और वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो एलसीएम बेस्ड है और वो एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। एनसीईआरटी इसको हम कह सकते हैं कि एनसीईआरटी में ये कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है और इम्पोर्टेंट भी है। तो पहले देखिए एक चीज हम आपको बता देते हैं पहले कि जो क्वेश्चन है पहले उसको पढ़ते हैं, देखते हैं उसको क्या क्वेश्चन है। सर्कुलर फील्ड है द सर्कमफेरेंस ऑफ द 360 किलोमीटर। तो कहने का मतलब ये है कि सर्किल का सर्कमफेरेंस अभी आप जानते हैं क्या होगा। तो जो बेसिकली उन्होंने बोला है कि सर्कुलर फील्ड है द सर्कमफेरेंस ऑफ द 360 किलोमीटर। तो जो ये सर्कमफेरेंस दिया हुआ है, ये सर्कमफेरेंस दिया है, ये कितना है आपका 360 किलोमीटर। कितना दिया हुआ है, 360 किलोमीटर दिया हुआ है। और टू साइक्लिस्ट ए एंड बी स्टार्ट करते हैं टुगेदर। तो ये सर्कमफेरेंस है 360 किलोमीटर का। इस पे मान लीजिए दो साइक्लिस्ट हैं ए और बी। मान लीजिए यहां पर ए है और यही कहीं पर आप मान ले सकते हैं इसको ए बी, ठीक। तो ए एंड बी स्टार्ट टुगेदर एंड साइकिल at the speed of 12 km per hour and 15 km per hour respectively। तो एज स्पीड हमारी कितनी है, एज स्पीड हमारी कितनी है 12 किलोमीटर, कितनी है 12 किलोमीटर पर आवर। बी की स्पीड कितनी है, लिख लेते हैं इसको 15 किलोमीटर पर आवर। अब उसके बाद क्या क्या कर रहा है, अब आगे बोल रहा है कि 15 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली अराउंड द सर्कुलर फील्ड। इस सर्कुलर फील्ड के अराउंड को 12 किलोमीटर पर आवर और 15 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से वो राउंडिंग करते हैं, चक्कर लगाते हैं। अब पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, आफ्टर हाउ मेनी टाइम, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये हमारा क्वेश्चन का कीवर्ड है, जहां से पकड़ना है। आफ्टर हाउ मेनी टाइम, कितने घंटे बाद, मतलब आफ्टर हाउ मेनी आवर्स, मतलब कितने घंटे बाद विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। कितने समय बाद ये दोनों ए और बी सेम एक ही पॉइंट पर मिलेंगे, ये क्वेश्चन। तो हमें ये निकालना है कि कितने समय के बाद ए और बी एक साथ एक ही पॉइंट पर मिलेंगे, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हाउ मेनी आवर्स की बात कर रहा है, कितने घंटे बाद। तो अब हमारे पास यहाँ पर ए की स्पीड है, बात समझिएगा, और बी की स्पीड है। तो ए और बी की स्पीड दे रखी है, सर्कमफेरेंस देखिए दे रखा है, तो इसे क्या मान सकते हैं, डिस्टेंस। डिस्टेंस ऑफ सर्कुलर फील्ड, डिस्टेंस ऑफ सर्कुलर फील्ड या सर्कमफेरेंस भी बोल सकते हैं आपको, सर्कमफेरेंस भी। तो सर्कमफेरेंस फील्ड कितना है 360 किलोमीटर पर आवर। तो अब 360 किलोमीटर को अगर ए जो है वो 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है या कवर करेगा, तो उसे कितना टाइम लगेगा। तो टाइम टेकन बाय ए इज इक्वल टू, फॉर्मूला आपको मालूम है क्या होता है हमारा, टाइम निकालना है। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। 360 अपॉन 12 डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा 30। कितना आ जाएगा 30। ऐसे हम क्या करेंगे, टाइम टेकन बी का निकालेंगे। टाइम टेकन बाय बी इज इक्वल टू 360 अपॉन 15, कितना आ जाएगा 24। ये क्या है 30 आवर, ये ए ने जो टाइम लिया है वो है, और जो ये बी ने टाइम लिया है ये 24 आवर्स है। अब हम बेसिकली क्या करेंगे, अब चूंकि हमें निकालना क्या है, हाउ मेनी आवर्स, कितने घंटे बाद वो दोनों एक ही पॉइंट पे मिलेंगे, मतलब ए और बी एक पॉइंट पे मिलेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम ऑफ टेकिंग एलसीएम ऑफ 30 and 24, 30
एंड 24। 30 को किस तरीके से लिख सकते हैं? तो पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 द पावर 3। अब इसका अगर एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम में कितना इसका निकालेंगे? कितना आ जाएगा? 120। तो कहने का मतलब क्या है? 120 घंटे बाद जो है, मतलब 120 आवर्स के बाद ए और बी 120 आवर के बाद इस सेम पॉइंट में मिलेंगे। तो आई थिंक मेरे सबसे क्लियर हो गया होगा। नाउ वी विल सी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस लाइक दैट प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर एंड को प्राइम नंबर्स। नंबर सिस्टम अगर हमें पढ़ना है और उस पर बहुत अच्छा कमांड बनाना है तो कुछ बेसिक चीजें हैं जो हमको पता होनी चाहिए। तो वो बेसिक चीजें मैंने कुछ लिख रखी हैं, जैसे प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर है, को प्राइम नंबर्स है, ठीक है। उसके बाद जैसे कि फैक्टर ट्री मेथड है, फैक्टर ट्री मेथड से किसी भी नंबर के हम फैक्टराइजेशन करते रहते हैं। फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं? बट यूजिंग द फैक्टर ट्री मेथड, ठीक है। उसके बाद प्राइम फैक्टराइजेशन, तो प्राइम फैक्टराइजेशन तो हम जो है क्लास जूनियर क्लासेस में पढ़ते हुए आ रहे हैं, क्लास 6, 7, 8 में पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो ये बेसिकली यहाँ कुछ कॉमन चीजें दी हुई हैं। ऐसा नहीं है कि आपने इनको कभी पहले कभी पढ़ा नहीं है या कभी देखा नहीं है, बट हम थोड़ा इसका रिगार्ड लेते हैं, थोड़ा इसके रिगार्ड एक आइडिया, एक ओवरव्यू ले लेते हैं ताकि हमें आगे क्वेश्चन सॉल्व करें तो हमें प्रॉब्लम ना आए या कोई समस्या नहीं। तो ठीक है, देख लेते हैं पहले। तो देखिए सबसे पहले क्या हमारा प्राइम नंबर। तो हमने जैसे पढ़ रखे थे कि होल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, वैसे ही आगे अब कुछ डेफिनेशंस हैं जिसमें जैसे मैंने पहले लिखा प्राइम नंबर। तो ये प्राइम नंबर ये है, नंबर विच कैन बी डिवाइडेड बाय 1 इन इटसेल्फ। एक ऐसा नंबर जो 1 से डिवाइड हो और खुद मतलब इटसेल्फ खुद अपने से डिवाइड हो, उसके अलावा और किसी नंबर से डिवाइड ना हो, उसे क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। जैसे कि 5, 7, 11। क्लियर? ठीक। आगे बात करते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है? कंपोजिट नंबर, नंबर विच कैन बी डिवाइडेड एट लीस्ट वन ऑफ द नंबर अदर देन 1 इन इटसेल्फ। मतलब मतलब कोई एक ऐसा नंबर जो 1 से डिवाइड हो और खुद अपने से डिवाइड हो, उसके बाद किसी और नंबर से डिवाइड हो। जैसे कि मैंने एग्जांपल ले रखा है 15। तो 15 में अगर हम इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं तो 3 into 5। तो अब अगर यहां पर आप देखें 3 into 5 into 1, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस तरीके से करके भी लिख सकते हैं कि 5 into 3 into 1, जैसे चाहे वैसे लिख सकते हैं, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब यहां पर देखिए तो जो 15 है, 15 बेसिकली क्या है? 1 से भी डिवाइड है। 15 जो है वो 15 से भी डिवाइड हो जाएगा। उसके अलावा तीसरा नंबर, तो तीसरा नंबर वो हमारा क्या हो सकता है? कम से कम एक नंबर और होना चाहिए, मतलब 1 और इटसेल्फ, मतलब एक खुद और उस नंबर को छोड़ के एक नंबर और ऐसा होना चाहिए। तो 15 क्या है? 1 से डिवाइड तो है, साथ में 15 से भी डिवाइड है। उसके बाद 15 को हम 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं और 5 से भी। क्लियर हो? ठीक। ये हमारा कंपोजिट है। अब उसके बाद आगे बात करते हैं तो अभी हमने प्राइम नंबर समझ लिया, कंपोजिट नंबर समझ लिया। अब हम समझते हैं कि को प्राइम है। को प्राइम नंबर, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि को प्राइम नंबर बेसिकली 2 नंबर्स होते हैं, मतलब पेयर नंबर। और को प्राइम नंबर आर दोज नंबर हुज एचसीएफ 1, जिसका एचसीएफ क्या होता है? 1 होता है। उसे हम क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर्स। जैसे कि मैंने एग्जांपल ले रखा है 21 एंड 22। 21 और 22 का अगर एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे तो कितना रहेगा? तो 1 रहेगा। तो ये हमारे को प्राइम नंबर है, तो आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। आगे देखिए मैंने कुछ लिखा आपके लिए, ये फैक्टर ट्री मेथड। तो फैक्टर ट्री मेथड बेसिकली प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए है। इसमें कुछ अलग नहीं है कि कुछ आपको अलग पढ़ना है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है कैसे ट्री को कैसे बनाते हैं, फैक्टराइजेशन करते हुए ट्री को कैसे बनाते हैं। जैसे एक नंबर में ले लिया है 792। अब 792 में जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो फैक्टराइजेशन करने के लिए इसे हम इसके 2 फैक्टर्स पहले से करेंगे। तो दो फैक्टर करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे
तो एक फैक्टर हमारा निकल के आएगा 2 और दूसरा निकल के कितना आएगा 396। तो एक फैक्टर तो 792 का एक फैक्टर हो गया 2 और दूसरा फैक्टर क्या हो गया 396। ठीक है, अब क्या करेंगे 2 को वैसे रखेंगे, 396 को फिर से फैक्टराइज करेंगे। तो 2 से डिवाइड किया तो 2 से कितना आ गया 2 190। तो 396 का जो फैक्टर आया वो कितना आया 2 और 190। ऐसे फिर 198 को जो है हम 2 फैक्टर्स में डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 एंड 99। फिर 99 को हम फिर दो फैक्टर में डिवाइड करेंगे तो 3 इंटू 33। फिर 33 को हम डिवाइड करेंगे तो 3 इंटू 11। इस तरीके से हम जो है 792 के फैक्टर 3 मेथड के जरिए फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। अच्छा भाई एक चीज और, जो ये फैक्टर 3 मेथड है तो इसमें बेसिकली जो क्वेश्चन पूछता है वो मिसिंग टर्म वाले क्वेश्चन पूछता है। मिसिंग टर्म के क्वेश्चन पूछने का मतलब ये है कि यहाँ पर कोई भी, जैसे कि 792 क्या होना, जैसे 792 का हमने फैक्टर 3 मेथड से जैसे इसको सॉल्व किया तो इसमें कोई भी टर्म आपको जो है वो मिस कर देगा। मिसिंग का मतलब जैसे इसको मिस कर दिया, इसको मिस कर दिया और इसे मिस कर दिया। और अब वो ये कहेगा कि गेट द नंबर, यहां पर जो नंबर्स थे या जहां पर जो संख्याएं थी उनको बताओ। इजी कर सकते हैं क्योंकि हमें मालूम है कि इनका जो मल्टीप्लिकेशन करेंगे वही वैल्यू यहाँ एडजस्ट करेगी। 11 3 जा 33, 33 3 जा 99, 99 2 जा 198। इस तरीके से मेरे साथ तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, आप इसको कर सकते हैं। तो ऐसे कोई नंबर दिया है तो उसे फैक्टर 3 मेथड से भी सॉल्व करते हैं, अगर कोई मिसिंग टर्म दिया है जैसे मैंने बताया इस तरीके से करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन की बात करते हैं तो प्राइम फैक्टराइजेशन में जैसे कोई भी नंबर दिया उसका प्राइम फैक्टराइजेशन बचपन से पढ़ते आ रहा है, कोई नई चीज नहीं करनी। जैसे 140 है तो 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, 140 का जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो पहले इस तरीके से करते थे हम लोग छोटी क्लासेस में, जूनियर क्लासेस में। तो 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 2 से 70 आएगा, फिर 5 से, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 35 आएगा, 5 से डिवाइड करेंगे 7। इस तरीके से उसका प्राइम फैक्टराइजेशन बना देंगे। तो 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन कितना हो जाएगा 2 द पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। ये हमारा क्या है प्राइम फैक्टराइजेशन। अब हम आगे बात करते हैं, क्वेश्चन है ज़्यादा पूछा जाता है, एनसीईआरटी में भी कई बार जो है इसको पूछा गया है और लोकल एग्जाम में, लोकल एग्जाम का मतलब जो हमारे स्कूल में इंटरव्यू एग्जाम्स होते हैं उसमें पूछा जाता है। चेक वेदर 25 to the power n can end with the 0 for any natural number n। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन में क्या रहा है कि 25 to the power n can end with the 0। क्या 25 to the power n जब इसके हम फैक्टर करेंगे तो इसकी एंडिंग जो होगी वो 0 के साथ में होगी या नहीं होगी, ठीक। तो इसके लिए पहले हम छोटी सी बेसिक चीज समझ लेते हैं। वो बेसिक चीज क्या है कि हम पहले काम ये करते हैं, जैसे कि हमने क्या किया, पहले लेट किया कि 25 to the power n को हम कंसीडर कर लेते हैं x the power n। तो अब हम इसको ऐसे समझते हैं कि x the power n can end with the 0। तो x the power n can end with the 0 when prime factorization of x will be 1 2। अब आपको यहां समझ में आया 1 2 का मतलब 1 2 सिर्फ, मतलब 2 सिर्फ एक बार और 5 सिर्फ एक बार होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर हमें x the power n को कि अगर हम x the power n की एंडिंग जो है वो 0 के साथ में करना चाहते हैं तो कम से कम एक बार 2 हमारे पास होना चाहिए और एक बार 5 भी होना चाहिए, मतलब 5 भी होना चाहिए। मतलब दोनों एक बार 2, अगर दोनों एक, मतलब कहने का मतलब ये कि दोनों एक ही साथ होनी चाहिए 2 and 5। अगर सिर्फ 2 है तो नहीं हो सकता और अगर सिर्फ 5 है तो नहीं हो सकता। तो उसी से देखिए मैंने अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एक नंबर लेके समझ लेते हैं। जैसे कि पूछा गया है कि 25 to the power n can end with the 0 or not। तो देखिए 25 to जिसके हम प्राइम फैक्टराइजेशन पहले कर लेते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो कितना आया 2 into 2 into 3 into 3 into 7, 2 the power 2 into 3 the power 2 into 7। तो अब हम वही अपना फॉर्मूला लगाएंगे जो मैंने बताया था कि 2 की मतलब कहने का मतलब ये है कि 2 और 5 दोनों एक साथ होनी चाहिए। तो यहां पर देखिए 2 the power 2 तो है, बट और उसके बाद फिर 3 the power 2 है और इंटू 7 है। तो हालांकि हमें 3 the power 2 और इंटू 7 से मतलब नहीं है, हमें मतलब हुआ है कि 2 the power 2 और उसके बाद 5 the power 1 या 5 the power 2 होना चाहिए। बट यहाँ पर 5 the power 1 और या कह सकते हैं 5 the power 2 नहीं। तो 2 5 2
इसलिए मैंने लिख दिया है सो इट इज नेवर एंड विद जीरो। तो कभी भी इसकी एंडिंग जो है वो जीरो के साथ नहीं हो सकती, मतलब उसके लास्ट में जीरो नहीं आ सकता जब उसके प्राइम फैक्टराइजेशन करें या जब उसको आगे सॉल्व करें। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ होगा। अब हम आगे बात करते हैं चेक दैट, एक और छोटा सा क्वेश्चन है, कभी कभी पूछ लेते हैं तो मार्क्स में आ जाता है। चेक दैट 7 into 1 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 ये कंपोजिट नंबर होंगे या नहीं होंगे। तो मैं आपको इस सिर्फ एक ये नंबर लेके आपको ये जो मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है मैं इससे आपको समझा देता हूँ। तो वैसे समझा दूंगा तो इसे करने में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा, तो इसे देख लेते हैं। तो कंपोजिट नंबर मैंने आपको बता ही रखा है कि कंपोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं जो 1 और 8 सेल्फ से डिवाइड होने के बावजूद किसी एक तीसरे नंबर से और डिवाइड होते हैं। ठीक है, तो देखिए तो पहले इसे क्या करते हैं, इसे कैलकुलेट करते हैं। 7 into 1 into 13 plus 13 इसे सॉल्व करेंगे तो 1001 plus 13 कितना आ जाएगा 1014। अब 1014 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे कितना आएगा 2 into 3 into 13 into 13। ठीक, तो अब देखिए 1014 जो होगा ये कंपोजिट नंबर होगा। क्यों? क्योंकि ये 1 से भी डिवाइड हो जाएगा और इटसेल्फ का मतलब 1014 से भी डिवाइड हो जाएगा। और उसके बाद फिर और बहुत सारे नंबर से डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है, 13 से भी डिवाइड हो रहा है। दैट्स वाई 1014 ये कह सकते हैं 7 into 11 into 13 plus 13 ये क्या होगा हमारा कंपोजिट नंबर। ठीक, ओके। तो अब आगे बात करते हैं। आगे बात करने में थोड़ा सा एक फॉर्मूला मैंने और लिखा है, इसको देख लीजिए क्योंकि छोटे छोटे फॉर्मूले हैं ये, छोटे छोटे जैसे कि एग्जाम्पल नंबर, जैसे मेरा एग्जाम्पल नंबर आपका ये एग्जाम्पल है और ये एग्जाम्पल है और एक ये फॉर्मूला है। इस पे बेसिकली कभी कभी जो है 2 मार्क्स और ये 2 मार्क्स और इधर ये कह सकते हैं इस पे भी कभी कभी जो है 2 नंबर के क्वेश्चन में देखने को मिल जाते हैं इंटरनल एक्सटर्नल एग्जाम या बोर्ड एग्जाम में, एनसीईआरटी में भी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए दिया हुआ है क्वेश्चन एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू ए इंटू बी। तो यहाँ पर ए और बी क्या है, ए और बी क्या है, ए और हमारा फर्स्ट नंबर है, बी क्या है हमारा सेकंड नंबर, मतलब 2 नंबर दिए होंगे और उन्हीं दोनों नंबर का मतलब ए और बी उन्हीं दोनों नंबर्स के हमें एलसीएम दिए होंगे और उन्हीं दोनों नंबर का क्या दिया होगा एचसीएफ दिया होगा। तो उसमें कोई एक चीज जो है इसमें कोई एक चीज आपको मिस कर देगा या कभी कभी ऐसा हो जाता है कि क्वेश्चन के हिसाब से 2 चीजें मिस कर देता है, फिर उसका इक्वेशन बनाने के क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है। तो जैसे कि मान लीजिए आपको फॉर एग्जांपल अगर हम ऐसे ले लें कि अगर एलसीएम हमारा मान लीजिए जो है 20 आता है और एचसीएफ हमारा मान लीजिए किसी नंबर का जो है मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर 10 आता है और ए मतलब अगर हमारा पहला जो फर्स्ट नंबर है अगर 5 है तो सेकंड नंबर हमें पता करना है। सेकंड नंबर पता करना है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ये फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, कोई रिजल्ट मैंने सिर्फ इसलिए देखी ताकि आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको समझने में जो है समस्या नहीं। तो यहाँ पर इस तरीके से जो है हम दूसरा नंबर निकाल सकते। और अगर यहाँ पर अगर पहला नंबर पूछा होता तो दूसरे तरीके से पहला नंबर निकाल लेते या एलसीएम पूछा होता तो इसी तरीके से कैलकुलेट करके एलसीएम निकाल लेते। तो ये एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू ए इंटू बी, ये फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और इसको सभी लोगों को अच्छे से समझ लेना है क्योंकि इस पर आपको आगे बहुत सारे क्वेश्चन करने को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी में कई बार पूछा गया है। लास्ट 2 ईयर लास्ट अगर 2 साल की बात करें, 2 साल पहले की बात करें तो 2 सालों में जो है क्वेश्चन को बहुत पूछा गया है। तो ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है और एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। ठीक है, देखिए क्या करना है इस क्वेश्चन में, क्या करना है प्रूव करना है, प्रूव दैट 3 + 2 √ 5 इज अ इरेशनल नंबर। इसको प्रूव करना है कि 3 + 2 √ 5 जो होगा वो क्या होगा इरेशनल नंबर। तो इसे बेसिकली हम एक स्पेसिफिक मेथड से सॉल्व करेंगे जिसे हम कॉन्ट्रडिक्शन मेथड बोलते हैं। कौन सा मेथड बोलते हैं? कॉन्ट्रडिक्शन मेथड बोलते हैं। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो देखिए किस तरीके से मैंने सॉल्व किया है इसे देखते हैं। तो जैसे मैंने इसे लेट किया पहले, लेट एज्यूम दैट 3 + 2 √ 5 इज अ रेशियो नंबर। कॉन्ट्रडिक्शन मेथड में हम इसे उल्टा मान के चलते हैं, रेसिप्रोकल मान के चलते हैं कि अगर ई रेशियो नंबर प्रूफ करना तो हम इसे ये मानेंगे कि 3 + 2 √ 5 क्या है, एक रेशियो नंबर। ठीक है, सो 3 + 2 √ 5 इज इक्वल टू a/b। रेशियो नंबर ऑफ a/b के फॉर्म में होते हैं, b डज नॉट इक्वल टू 0। तो 3 + 2 √ 5 इज इक्वल टू a/b। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो आगे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 2 √ 5 इस तरफ रहेगा, 3 को उस तरफ लेके जाएंगे तो a/b -3। 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा
कितना हो जाएगा a/2b माइनस 3/2। फाइनली हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, √5 इज इक्वल टू a/2b माइनस 3/2। फ्रॉम दिस इक्वेशन, जो LHS हमारा होगा, LHS मतलब सॉरी जो हमारा RHS होगा वो क्या होगा, a/2b माइनस 3/2 इज अ रेशनल। तो जब हमारा RHS जो है वो रेशनल नंबर है, तो ये हमारा क्या है, LHS। ये LHS हमारा क्या होगा, 5 भी हमारा क्या हो जाएगा, 5 इज ऑल्सो रेशनल नंबर। बट अब हमको ये देखना पड़ेगा कि एक्चुअल √5 है क्या। बट √5 इज अ irrational number, we all know that, irrational number। √5 हमारा क्या है, इसलिए देखा है तो √5 है क्या, ये क्या है, irrational number। तो हमारा जो assumption है वो क्या हो जाएगा, wrong हो जाएगा। सो our assumption is wrong। assumption wrong हमारा क्या हो जाएगा, assumption हमने क्या माना था कि ये हमने शुरुआत शुरुआत मानी क्या चला कि ये हमारा क्या होगा, 3 + 2 √5 एक रेशनल नंबर हो जाएगा। यही assumption हमारा यहाँ पर wrong हो जाएगा कि जब ये रेशनल नंबर नहीं होगा तो ये क्या होगा, irrational। Then 3 + 2 √5 is a irrational number। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार ये पूछा गया है। आप सभी लोग इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, आप सभी लोग जो है इसकी प्रैक्टिस करेंगे और इसको फिर देखेंगे। आगे बात करते हैं अगली कैटेगरी जो हमारी नंबर सिस्टम्स है वो क्या है, लिखा है मैंने, लिख दिया मैंने, विदाउट एक्चुअल डिवीजन। एक्चुअल डिवीजन मतलब बगैर लॉन्ग डिवीजन मेथड्स, बगैर डायरेक्ट डिवाइड किए हुए। हमको ये चेक करना है कि जो ये रेशनल नंबर्स हमारे दिए हुए हैं, ये एक रेशनल नंबर दिया हुआ है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होंगे या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए सबसे बड़ी चीज ये है कि इसके लिए बेसिकली फॉर्मूला है, छोटा सा फॉर्मूला क्या है, इसकी थोड़ी सी ट्रिक है छोटी सी। इफ वी हैव डिनोमिनेटर in form of 2 the power m into 5 the power m। कहने का मतलब ये है कि अगर हमारा कोई भी रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर 2 the power m into 5 the power m की फॉर्म में है तो वो पर्टिकुलर जो रेशनल नंबर होगा वो टर्मिनेटिंग होगा, और अगर नहीं है तो नहीं, वो क्या होगा फिर, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जैसे ले लेते हैं, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल ले लिया जैसे पहला वाला, उसमें क्या बोला है 12/75। इसे हम कोशिश करते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में करने की। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेते तो कितना आ जाएगा 24। अब अगर हम इसके फैक्टर करें, प्राइम फैक्टराइजेशन करें, तो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 the power 2। अब आप कहेंगे सर इसमें अभी आपने बोला था कि अगर ये टर्मिनेटेड है तो ये 2 the power n into 5 the power n के फॉर्म में होना चाहिए। तो इसे हम फिलहाल अभी यहाँ पे नहीं है, इसको थोड़ा सा बना लेते हैं उसी फॉर्म में। तो 4/5 the power 2 इंटू इसे हम क्या लिख सकते हैं 2 the power 0। तो थोड़ा सा इसे सिस्टमैटिक और करते हैं, 4/2 the power 0 इंटू 5 the power 2। तो ये किसके फॉर्म में हो जाएगा, आप खुद ही देख सकते हैं 2 the power n इंटू 5 the power n। तो ये जो डिनोमिनेटर हमारा है ये किस फॉर्म में है, 2 the power n इंटू 5 the power n की फॉर्म में। तो ये क्या होगा हमारा टर्मिनेटेड डेसिमल। ठीक, अब आगे जो अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन उसकी बात करते हैं। तो इसमें जो है दूसरा जो क्वेश्चन है वो क्या है, 11/5
5 द पावर 3 इंटू 2 द पावर 3 इंटू 7 द पावर 4। तो हम इस पे अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, इसको देख लेते हैं। तो ये कितना दिया हुआ है 11/5 द पावर 3 इंटू 2 द पावर 3 इंटू 7 द पावर 4। तो ये क्या होगा, ये नॉन टर्मिनेटेड डेसिमल होगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया है कि टर्मिनेटेड डेसिमल वही होंगे जो सिर्फ और सिर्फ जिनका जिन रेशनल टर्मिनेटेड डेसिमल सिर्फ वही होंगे जिन रेशनल नंबर का जो डिनोमिनेटर होगा वो सिर्फ और सिर्फ 2 द पावर m इंटू 5 द पावर n की फॉर्म में। तो जैसे इसको हम चेक करते हैं, तो देखिए यहां पर क्या है, यहां पर ठीक है 2 द पावर m इंटू 5 द पावर n के फॉर्म में है, तो लेकिन बट यहां पर 7 द पावर 4 भी इन्वॉल्व है, इसलिए क्या होगा, ये नॉन टर्मिनेटेड डेसिमल